तू भी करेगा? मैं बताया था कि ऐसा ऐसा है रेडियस में, कोवेलेंट रेडियस के बारे में बताया था, वंडरवॉल रेडियस, आयनिक मेटलिक रेडियस, और फिर उनके पीरियोडिक ट्रेंड हमने देखे थे। हमने क्या बोला था? हमने बोला था इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस जनरली डिक्रीजेस और टॉप टू बॉटम रेडियस जनरली इंक्रीजेस। फिर हमने अक्रॉस द पीरियड भी कुछ देखा था और डाउन द ग्रुप भी कुछ देखा था, फिर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, अब आज हम लोग अलग से पढ़ते हैं क्या? आज हम लोग अलग से पढ़ते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। किसके बारे में? आयनिक रेडियस। क्या होता है आयनिक रेडियस, कैसे हम लोग देखेंगे इसका ऑर्डर या ट्रेंड। तो पॉइंट वाइज में बात करता हूं। फर्स्ट पॉइंट इज across the period from left to right रेडियस डिक्रीजेस। जैसा नॉर्मल रेडियस में होता है सेम आयनिक रेडियस में भी वही होता है। अक्रॉस द पीरियड हम लोग जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होगा, बट इसमें कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड, आयनिक का मतलब आयनिक रेडियस आयंस में देखेंगे है ना, प्रोवाइडेड दे हैव सेम चार्ज। चार्ज सेम रहना चाहिए, लाइक कार्बन माइनस, नाइट्रोजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, फ्लोरीन माइनस, तो सभी पे सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज में हम लोग बोलते हैं कि पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। इतनी बात समझ आती है? यस सर। सेकंड पॉइंट इज डाउन द ग्रुप हम लोग देख रहे हैं ना, डाउन द ग्रुप हम लोग देख रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप हम लोग बोलते हैं टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होगा। ठीक है, सेम है जैसा नॉर्मल रेडियस में भी ऐसे होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं रेडियस इंक्रीज होता है। कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड दे हैव सेम चार्ज, कि चार्ज सेम होना चाहिए, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एक ग्रुप में हमने देखा इन सभी पे चार्ज सेम कर दिया। अब बोला आयनिक रेडियस बोलो तो हम बोलेंगे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज होगा। समझ में आती है बात? यस सर। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करते हैं ना, थर्ड पॉइंट हम लोग बात करते हैं। हम लोग बोलते हैं थर्ड पॉइंट में क्या, कि जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है ई, उस एलिमेंट पे एक बार तो नेगेटिव चार्ज है, एक बार कोई चार्ज नहीं, एक बार पॉजिटिव चार्ज है ना। फोर सेम एटम बात कर रहे हैं, फॉर सेम एटम, एक ही एटम पर पॉजिटिव चार्ज लगा है, एक बार नेगेटिव चार्ज लगा है, एक बार न्यूट्रल है, तो रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? तो कोई मुझे बता सकता है रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? सपोज करो, मैं बताता हूं, सपोज करो इनमें 10 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 10 प्रोटॉन है। ठीक है, 10 प्रोटॉन है मान लो, और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा होगा? यस सर। हाँ सर। और मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई है क्या, Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P by E। बताया ऐसा कभी? नहीं सर। नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं है ना। नहीं बताया क्या? कोई नहीं कोई नहीं, नहीं बताया, अच्छा। पर ये तो मैंने बताया होगा, Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यस सर। ठीक है, Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब तुम मुझे बताओ, इधर से इधर जा रहा हूं मैं है ना, तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है या घट रहा है? Z इफेक्टिव घट बढ़ रहा रहा है। है। क्यों घट रहा है? देखो Z इफेक्टिव का मतलब होता है, Z इफेक्टिव का मतलब होता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन। तो सभी के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, सभी में 10 10 10 10 प्रोटॉन्स ही है, कि भाई 10 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन ही मिलेगा। तो एक में 10 प्रोटॉन मिलकर 9 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं,
एक में 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर 10 प्रोटॉन मिलकर 11 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स पर पुलिंग फोर्स ज्यादा होगा या अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा? 9 इलेक्ट्रॉन वाले में। 9 इलेक्ट्रॉन वाले में। तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, या फिर ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग, Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन। P बाई ई का रेशो, प्रोटॉन 10 है इलेक्ट्रॉन 9 है, तो P बाई ई का रेशो सबसे ज्यादा उसमें होगा। प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 11, तो P बाई ई का रेशो सबसे कम इसमें होगा। तो हमेशा याद रखना है कि जितना ज्यादा एनाइनिक चार्ज होगा, जितना ज्यादा एनाइनिक चार्ज होगा हमारे एटम पर, उसका रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा कैटाइनिक चार्ज होगा हमारे एटम पर, उतना ही उसका रेडियस कम होगा। ऐसा होगा। E है तो E माइनस उससे बड़ा, E2 माइनस उससे बड़ा, ऐसा चलता जाएगा। और इसमें E प्लस उससे छोटा, E2 प्लस उससे छोटा, E3 प्लस उससे छोटा, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो इकाई का ऑर्डर है रेडियस का। कैटाइनिक चार्ज बढ़ता जाएगा तो रेडियस कम, एनाइनिक चार्ज बढ़ता जाएगा तो रेडियस ज्यादा होती जाएगी सेम एटम के लिए। समझ में आती है बात? यस सर। फोर्थ पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, फोर्थ पॉइंट फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि जो एनाइन वाली स्पीशी होगी उसका रेडियस ज्यादा होगा, न्यूट्रल वाली का रेडियस कम होगा, कैटाइन वाली का रेडियस और कम होगा। जैसे N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस, है ना। अगर प्रोटॉन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 11 है, इसमें 12 है, इसमें 13 है। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सभी में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, 10 10 10 10 10। ठीक है, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। P बाई ई का रेशो देखना है, बढ़ रहा है तो रेडियस कम होगा। तो ऐसा ऑर्डर आएगा रेडियस का। सर हम लोग ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि 13 प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा ही होगा ना। हाँ तो वैसे ही बोल रहे हैं। P बाई ई के रेशो से निकालना सबसे इजी मेथड होता है, बच्चों को भी अच्छे से समझ आ जाता है, इसलिए मैंने P बाई ई रेशो भी बता दिया है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो हम बोल देंगे क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो एनाइनिक, एनाइन की रेडियस ज्यादा होगी, कैटाइन की कम। समझ में आती है बात? यस सर। क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस। रेडियस के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। Na और Na प्लस को, Cl और Cl माइनस को, Na प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस को, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस को, फिफ्थ है H2 माइनस Cl माइनस K प्लस पोटेशियम कैल्शियम 2 प्लस Cu प्लस Cu2 प्लस 7 इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, H माइनस और F माइनस कर दीजिए।
हो गया? नहीं। फर्स्ट वाले में बताइए ऑर्डर। Na और Na प्लस में कौन बड़ा होगा? Na बड़ा होगा क्योंकि वो न्यूट्रल है, Na प्लस कैटाइनिक है इसलिए। Cl और Cl माइनस में Cl माइनस। Cl माइनस। नेक्स्ट वाले में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाले में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा क्योंकि सेम ग्रुप के चार्ज भी सेम है, टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज होता है। अपना फिफ्थ में बोलिए। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है क्यों? क्योंकि H2 माइनस Cl माइनस K प्लस पोटेशियम 2 प्लस ये सारे ही क्या है? सारे ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, चार्ज के अकॉर्डिंग रेडियस आ जाएगा। इसके बाद इसमें चार्ज कम हो रहा है तो रेडियस ऐसा होगा। H माइनस और F माइनस में बोलिए। तो इसमें हम लोग बोलते हैं H माइनस का रेडियस ज्यादा होगा F माइनस। इसको तुम चाहो तो याद भी रख सकते हो कि H माइनस का रेडियस ज्यादा होता है F माइनस से। इसको हम लोग Z इफेक्टिव से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज एक पढ़ने जा रहे हैं, नया चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? उसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, बट इस नेम का मतलब क्या है? इनर्ट पेयर का मतलब क्या है? इनर्ट पेयर का मतलब ये है कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पेयर होगा जो इनर्ट होगा, मतलब जो रिएक्ट नहीं करेगा, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रिएक्ट करने का मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऐसा एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका क्या रीजन है, वो सारी चीजें भी देखेंगे। तो मैं इमेज ऐड करके बताता हूँ, ये बात है ना। दो इमेजेस है मेरे पास, उन दोनों को ही ऐड कर लेता हूँ पहले एक साथ। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब? बताता हूँ अभी। ठीक है, अब देखो मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या लिखा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल होगा कहाँ? पहले एक बार मैं तुम्हें ना समराइज कर देता हूँ, एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ, है ना, क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा कहाँ? ये होगा पी ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 में। ये मैंने लिखा भी है, इन पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13, 14, 15। पहली लाइन ही यही लिखी है इनर्ट पेयर इफेक्ट में। ठीक है, और कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्ट रहेंगे? मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करते हो। तो इसमें वो भी लिखा है मैंने कि 6s2 के इलेक्ट्रॉन 6s2 के इलेक्ट्रॉन मेरे इनर्ट रहेंगे, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट। ठीक है,
6s2 के इलेक्ट्रॉन इनर्ट रहेंगे, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो उनका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना ही इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। उससे बहुत सारे कंपाउंड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अब देखो लाइन बाय लाइन में रीड कर देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हुआ रीड करूंगा। इन पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13, 14, 15 NH2 इलेक्ट्रॉन, NH2 का मतलब 6s2, ठीक है, 6s2 के इलेक्ट्रॉन ही होंगे। और 6s2 के इलेक्ट्रॉन कौन से पीरियड एलिमेंट्स में होते हैं? 6 पीरियड एलिमेंट में। ठीक है, ऐसे 1s2, 2s2, 3s2 के इलेक्ट्रॉन नहीं, 4s2 के इलेक्ट्रॉन भी नहीं, 5s2 के इलेक्ट्रॉन भी नहीं, 6s2 के इलेक्ट्रॉन, ओनली 6s2 के इलेक्ट्रॉन become somewhat inert. Usually they fail to participate in any chemical reaction. Usually वर्ड का मतलब क्या है? ज्यादातर। हाँ, ज्यादातर वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं करेंगे, नहीं, कभी ना कभी तो कर सकते हैं। तो वही लिखा है मैंने, हावेवर विथ वेरी रिगरस रिएजेंट, मतलब कोई बहुत ही खतरनाक रिएजेंट आ गया कि भाई मेरे से तो रिएक्शन तुम्हें करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो तुमसे रिएक्शन करके ही रहूंगा। बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट आ गया, जैसे फ्लोरीन होता है, लाइक फ्लोरीन, है ना, दे में अंडरगो रिएक्शन, तो वो रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी ऐसा नहीं है करेंगे ही करेंगे, ठीक है, उसमें वो रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनर्ट पेयर इफेक्ट का ब्रीफ क्या है कि 6s2 के इलेक्ट्रॉन पेयर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो इनर्ट रहते हैं। कौन से? 6s2 के इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या हर जगह ही ऐसा होता है? नहीं, ओनली ग्रुप नंबर 13, 14, 15, इस बात को याद रखना है। ग्रुप नंबर 13, 14, 15 के जो इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्ट होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो समझ आया इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? उसका रीजन अभी मैं समझाऊंगा, रीजन ही लिखा है, बाकी नीचे पूरा रीजन है कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो रीजन भी अभी मैं बताऊंगा। रीजन बताने से पहले एक दो चीजें मैं पहले तुमसे पूछूंगा, है ना। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो तो हमने देख लिया, क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखो, पहले तो मुझे एक दो चीजें तुम बताओ। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो रेडियस के साथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज करता है। हम बोलते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज करता है, मतलब साइज बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, मैंने तुम्हें कभी ऐसा बताया है क्या कि कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी? बोलो, बताया कभी ऐसा? नहीं सर। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अभी सुन लो कि अगर कभी भी ऐसा होता है, कभी भी ऐसा होता है कि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब कोई भी दो एटम है, वो दोनों एटम मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सपोज करो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना रहा है जिससे Cl बॉन्ड बनता है, Cl2 बन जाएगा, है ना। तो कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा एनर्जी रिलीज ही होगी। पूरी केमिस्ट्री के अंदर हमेशा ऐसा ही होगा कि बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। मतलब कैसा प्रोसेस हुआ? एक्सोथर्मिक। समझ गए? बोलो। यस सर। यस सर। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज इज और कभी भी बॉन्ड को अगर ब्रेक करना पड़े, लाइक Cl का बॉन्ड बन गया है, Cl2 हो गया है, और वो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है, तो हमें हमेशा एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना। बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेक करना पड़े तो एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक, breaking of bond is endothermic, and formation of bond is endothermic। ठीक है, एक्सोथर्मिक। बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, बॉन्ड का ब्रेक होना एंडोथर्मिक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, देखो बॉन्ड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कोई बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, कोई बॉन्ड वीक होते हैं, सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं होते, हर बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम नहीं रहता है। तो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, कम? ज्यादा एनर्जी। ज्यादा। ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। हम बोलते हैं
कि बॉन्ड जितना स्ट्रांग है उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड वीक है तो ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा। सेम होता है बॉन्ड फॉर्मेशन से भी, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म होके एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, बॉन्ड फॉर्म होके अगर वीक बॉन्ड बनाता है तो कम एनर्जी रिलीज होगा। ये दो चीजें क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, रीजन पढ़ते हैं। तो देखो रीजन क्या है, रीजन इज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस यूजुअली इंक्रीजेस, दस इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। मैंने बोला मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो मेरा एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। कैसे? उसके दो एग्जांपल लिखे। जैसे एक तो HF के बीच का बॉन्ड है और एक HI के बीच का बॉन्ड है ना। HF के बीच का बॉन्ड है और एक HI के बीच का बॉन्ड है ना। कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि I नीचे आता है क्योंकि I का ग्रुप साइज में। ज्यादा है फ्लोरीन से। देखो हाइड्रोजन तो ठीक है, हाइड्रोजन तो दोनों में सेम था, हाइड्रोजन तो दोनों में कॉमन था, ठीक है। बट मैं बोलता हूं कि मेरे आयोडीन का साइज ज्यादा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, इसलिए HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। सेम ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल लिखा है, एक तो F2 का बॉन्ड है, एक I2 का बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? I2 का। हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ I2 का ज्यादा होगा क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, ठीक है। तो एक चीज मैंने क्लियर कर दी यहाँ से कि अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुआ ना, सॉरी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रेडियस बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। अब एक चीज और, लॉन्गर बॉन्ड्स आर यूजुअली वीकर सो बॉन्ड स्ट्रेंथ यूजुअली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये बात समझ आती है क्या? यस सर। मैं बोलता हूं कि जो जितने लॉन्गर बॉन्ड होते हैं यूजुअली वीकर होते हैं। ये हार्ड रूल नहीं है, मोस्टली ऐसा होता है कि बॉन्ड का अगर लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड का लेंथ ज्यादा है तो वो वीक होगा। मतलब मैं बोलता हूं कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड वीक बॉन्ड बनेगा। तो I2 और F2 में कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है? F2। F2 का। क्यों? क्योंकि वो छोटा साइज है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे कि लॉन्गर बॉन्ड्स आर यूजुअली वीकर सो बॉन्ड स्ट्रेंथ यूजुअली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर है इतनी बात? यस सर। ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, involvement of 6s2 electron in bonding or in a chemical reaction involves excitation of 6s electron to 6p orbitals। ये बात समझ आई क्या? ये तो बड़ी खतरनाक नहीं बात सर। नहीं आई होगी समझ ना, क्योंकि बहुत डेंजरस बात है ये, तो ऐसे समझ नहीं आएगी इतनी आसानी से। तो देखो मैं क्या बोलता हूं, देखो पूरी केमिस्ट्री में एक चीज याद रखना कि कभी भी बॉन्ड बनता है तो हमारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पी वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है तो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। मैंने लिया है फॉर एग्जाम्पल एक एटम मान लिया जो 6s2 6p1 है आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 6s2 6p1 है, तो ग्राउंड स्टेट में उसको देखा तो 6p का इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड है बट s के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो उसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाने के लिए उसका एक्साइटेशन करा, मतलब s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा के कहां भेजा? p में। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते थे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में भेजने के लिए, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्साइटेड स्टेट। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाकर मैंने p में भेजा था कि s और p के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? अनपेयर्ड हो जाए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हमेशा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। सर मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड बनाना है पहले। हाँ अनपेयर्ड बनाना पड़ेगा तभी वो बॉन्ड बना पाएगा, अगर अनपेयर्ड नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। ओके सर। तो मैंने क्या बोला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 6s2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग और इन अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स एक्साइटेशन ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन टू 6p। कि अगर हमारे को 6s2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कराना है, अगर हमें बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कराना है तो हमें उसको एक्साइट करवाना ही पड़ेगा। एक्साइट क्यों करवाना पड़ेगा? क्योंकि हमें उसे अनपेयर्ड करना पड़ेगा, जब तक अनपेयर्ड नहीं होगा तब तक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ गए? यस सर। अब देखो एक चीज मैंने, हाँ बोलो। सर मतलब 6s2 का जो है इलेक्ट्रॉन उसको हमें अनपेयर करना है। हाँ क्योंकि हम पढ़ ही यही रहे हैं
कि 6s2 का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ही यही बोलता है कि 6s2 का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। बट मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, मैं बोलूंगा अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाना है तो उसे एक्साइट करवाना पड़ेगा। वैसे तो वो नहीं करता, 6s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट मैं बोल रहा हूँ करेगा। तो करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यस सर। अब देखो मैंने नीचे एक रेड बॉक्स में वही चीज रेड बॉक्स बनाया एक नीचे, उसमें मैंने वही चीज लिखी है जो मैंने पहले बोली थी। क्या क्या बोली थी कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड डीफॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन से इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की बात कर रहा है? क्या सर, एक बार रिपीट करो। ये लिखा हुआ तो है सामने स्क्रीन पे, जहां पर देख मैं अपना ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एंडोथर्मिक दिख रहा है? यस सर। ये कौन से इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की बात कर रहा है? 6s2 इनर शेल 6s के इलेक्ट्रॉन का 6p में एक्साइटेशन, उसकी ये बात कर रहे हैं। चलो वैसे तो ठीक है, तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाओ, तुम इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट करवाओगे तो एंडोथर्मिक ही तो होगा प्रोसेस, क्योंकि तुम्हें तो एनर्जी चाहिए एक्साइट करवाने के लिए। मानते हुए नहीं मानते? यस सर, मानते। तो हम बोल रहे हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब अगर तुमने इलेक्ट्रॉन को 6s से 6p में भेजा है तो तुम्हें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। मतलब तुम बॉन्ड भी बनवा रहे हो और तुम्हें एनर्जी भी चाहिए, बात थोड़ी जम नहीं रही। हमें बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, बट ये बोल रहा है बॉन्ड बना रहे हो फिर एक्साइट करवाओ फिर एनर्जी चाहिए, तो कैसे होगा? तो देखो मैं बताता हूँ होता कैसे। चलो ठीक है, अगर तुमने एक्साइट नहीं करवाया होता, तो ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाता? अगर तुमने 6s2 नहीं बनाता। एक बॉन्ड बनाता। क्यों? क्योंकि 6p का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना, एक तो बना ही लेता ना, क्योंकि 6p का भी तो एक हाँ अनपेयर्ड सर। है। तो ग्राउंड स्टेट में एक बॉन्ड बनाता, बट तुमने एक्साइट करवा दिया तो अब कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 दो। बॉन्ड 3 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो चुके हैं। मतलब एक्साइट करवाने के बाद नए बॉन्ड बन रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, है ना, 2 नए बॉन्ड बनते हैं, है ना। अब नए बॉन्ड अगर एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगा, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतने ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। समझ रहे हो? यस सर। तो अब हम क्या बोलते हैं, हमारा कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है ना, उसको एनर्जी वाइज देखा जाता है कि एनर्जी वाइज वो फेवरेबल है या नहीं, उसको एनर्जी वाइज देखते हैं कि ठीक है मुझे 2 नए बॉन्ड बनाने हैं तो मुझे एक्साइट करवाना पड़ेगा। एक्साइट करवाना पड़ेगा मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अभी हम लोग है ना लालच में कोई काम कर रहे हैं। हमारा लालच क्या है? हमारा लालच है 2 नए बॉन्ड बनाना, क्योंकि s2 के इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट करते तो 2 नए बॉन्ड्स बनेंगे। 2 नए बॉन्ड्स बनने का मतलब क्या है? ज्यादा एनर्जी रिलीज होना। हमारा लालच क्या है? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करूं, मुझे एनर्जी मिल जाए, बस बॉन्ड में बना दूं और एनर्जी मिल जाए, ये हमारा लालच है, ठीक है। तो हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं कि मैं अगर 6s2 के इलेक्ट्रॉन को भी अगर मैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा लूं तो मेरे को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बट उस एनर्जी को लेने के लिए मुझे पहले तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना पड़ेगा ना। यस सर। तो उसमें तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इनिशियली तो मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा तभी मुझे रिटर्न मिलेगा। मुझे इनिशियली तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा तभी मुझे रिटर्न मिलेगा। बट यहाँ पर जो 6s2 का जो इन्वेस्टमेंट होता है एनर्जी का, वो बहुत ही घाटे का सौदा है, मतलब उसमें हमें लॉस हो जाता है। लॉस क्यों हो जाता है? लॉस इसलिए हो जाता है कि मैंने पहले एनर्जी दी, मैंने पहले इन्वेस्टमेंट किया कि भाई इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ 6s2 के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा रहा हूँ इन्वेस्ट करके, एनर्जी इन्वेस्ट करके, ताकि मुझे रिटर्न मिले। रिटर्न क्या मिले कि 2 नए एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे तो उससे एनर्जी मुझे मिलेगी। बट इसमें रिटर्न हमारा घाटे का सौदा होता है, रिटर्न में हमें लॉस होता है। क्यों क्यों लॉस होता है रिटर्न में? एनर्जी उतना नहीं मिलता। एनर्जी उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, जितना सर कितना मतलब मिलना इन्वेस्ट चाहिए। करने से भी कम। हाँ, इन्वेस्ट करने से भी कम। जितना एनर्जी मैंने इन्वेस्ट किया ना उतना एनर्जी नहीं मिल रहा मुझे, हमें एनर्जी कम मिल रहा है।
कम एनर्जी मिलने का मतलब बॉन्ड कैसा बना होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। वीक बना होगा बॉन्ड। बॉन्ड वीक क्यों बना है? ओके, एनर्जी कम रिलीज हुई है। नहीं, एनर्जी कम रिलीज हुई है नहीं, बॉन्ड वीक इसलिए बना है क्योंकि हम 6s2 के इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, मतलब हम 6th पीरियड में आ गए हैं और 6 पीरियड में ही 6s2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 पीरियड का साइज बहुत बड़ा होता है, 6 पीरियड एलिमेंट का साइज बड़ा, इसलिए वो बॉन्ड वीक बना रहे हैं। समझ में आई कहानी क्या है? कहानी को कैप्चर कर पाए तुम, मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? सर हाँ, सर ये लास्ट वाला नहीं समझा। अब देखो ये जो मैंने इतनी सारी कहानी कही है ना, वो मैंने नीचे 4 लाइन में लिखी है ना, उसको मैं बाद में बोलूंगा, अभी 4 लाइन मैंने पढ़ दी ना तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही कम शब्दों में बहुत भारी बातें लिखी है। लास्ट वाला नहीं समझा मैंने, इतना खतरनाक समझा है फिर भी नहीं समझा है। सर मतलब देखो अभी जो आपने लास्ट में बोला वो नहीं समझा, लास्ट की लाइन। देखो लास्ट वाला, अच्छा एटम वाला। हाँ सर, फिर देखो मतलब फॉर्म होने के बाद। हाँ मैं ना एक बार वापस से बता देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ 6s2 के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये हमारा लॉजिक है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलता है कि ग्रुप नंबर 13, 14, 15 में 6s2 के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, वो क्या है, वो इसलिए है क्योंकि मैंने एनर्जी इन्वेस्ट करी, मैंने बोला मैं 6s2 के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के 6p में भेज देता हूँ। एनर्जी इन्वेस्ट इसलिए करी ताकि मुझे 2 नए बॉन्ड बने, और इसी लालच में मैंने एनर्जी इन्वेस्ट करी, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट दिया कि मुझे रिटर्न में एनर्जी ज्यादा मिलेगी क्योंकि 2 नए बॉन्ड बन रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता, एनर्जी रिटर्न में उतनी नहीं मिल पाती जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑब्वियसली लॉस हुआ। लॉस का मतलब ये तो होता है इन्वेस्टमेंट से कम रिटर्न मिले तो लॉस। अब एनर्जी उतनी ज्यादा क्यों नहीं मिली, क्योंकि बॉन्ड वीक बने। बॉन्ड वीक क्यों फॉर्म हुए, क्योंकि जिन एटम्स का मैं बॉन्ड बना रहा था उनका साइज बड़ा था। ऑब्वियसली 6s2 6p कॉन्फ़िगरेशन कहां पर मिलता है, 6 पीरियड में ही तो मिलता है। यस सर। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूं, तुम शायद सर मतलब बड़ा है कनेक्ट, इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हाँ होगा। बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड वीक बनेगा। ये देखो ना, ये 6s2 6p1 6s2 6p2 81 82 83 पे दिख रहे हैं। यस सर। तो देखो ग्रुप में बिल्कुल बॉटम पर आ गए हम लोग, 6 पीरियड में आ गए, 6s2 6p1 6s2 6p। तो 6s2 के इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में 6 पीरियड में होते हैं, तो उनका साइज बहुत ज्यादा हो गया है, साइज ज्यादा है तो बॉन्ड वीक बनाएंगे, क्योंकि सर मैंने लेकिन थोड़ी देर अक्रॉस पहले, द पीरियड तो छोटा होते जाता है ना। अरे भाई ठीक है छोटा हो गया, बट इतना भी छोटा नहीं हुआ है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड छोटे होने का मतलब ये है, अब तुम कल को तो मैं तुम्हें बोलता हूं कि भाई जो घोड़ा होता है ना वो हाथी से छोटा होता है, तो तुम क्या बोलोगे, घोड़ा छोटा सा जानवर है, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। नहीं। तो हम तो कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं ना, मैं बोलूं हाथी डायनासोर से छोटा होता है, तुम क्या बोलोगे, हाथी तो छोटा सा जानवर है, ऐसा थोड़ी बोलोगे। तो वो कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप 6 पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है, सही बात है, बट वो छोटा इतना छोटा नहीं है कि तुम उसको छोटा बोल दो, वो कंपैरेटिवली बात हो रही है। ठीक हाँ है, सर समझा। तो अभी मेरी फंडा समझ आया क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यस क्लियरली? सर। अब देखो उसी चीज को मैंने नीचे 4 लाइन में लिखा है। मैंने ऊपर क्या लिखा है, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, फिर नीचे एक एरो बना के लिखा है, नीचे ऐसा एरो बनाया ये मैंने, फिर लिखा है क्या, this energy is compensated by formation of extra bond in excited state, this energy is compensated by formation of extra bond in excited state। ये एक्साइटेशन में जो एनर्जी चाहिए वो कंपनसेट होती है किससे, नए 2 बॉन्ड हो रहे हैं उससे। The bond energy becomes rather poor for bigger atoms, so above process become energetically unfavorable, thus the tendency of 6s2 electron to form bond becomes poor। समझ में आई बात? यस सर। चलिए, तो ये मेरा इनर्ट पेयर इफेक्ट था। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी इतनी बड़ी है, बट जो चीज हमारे काम की है ना, जो क्वेश्चंस में हमारे लिए यूजफुल होगी, वो मैंने अभी भी तुम्हें नहीं बताई, वो मैं अब बताऊंगा। कहानी बहुत गा दी मैंने, ठीक है, हाँ ऐसा 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 हो रहा है, बट जो हमारे काम का है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, है ना। चलिए, काम का क्या है हमारे, काम का देखो क्या है, काम का स्टेटमेंट है जो हमारे क्वेश्चंस में काम आएगा। क्या है, दैट इज इन बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फैमिलीज,
बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फैमिली क्यों? क्योंकि ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 13, 14, 15 में ही मैंने बोला था इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। 16 भी बोला था ना? नहीं नहीं नहीं, देखो ना लिखा हुआ भी है 13, 14, 15 बस। हाँ सर, हाँ सर। In 13, 14 in boron carbon nitrogen families, stability of higher oxidation state decreases. Stability of higher oxidation state decreases on moving down the group. ये स्टेटमेंट काम का है जो हमारे काम आएगा क्वेश्चंस में। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, किसके अंदर? इनर्ट पेयर इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बट तुम्हें डायरेक्टली स्टेटमेंट याद रखना है, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लेना है, इंपॉर्टेंट बात है। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब देखो इस चीज को मैं तुम्हें एक तरीके से और बताता हूं। स्टेटमेंट याद है ना तुम्हें? बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फैमिली में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। लॉजिक बताता हूं तुम्हें, ये देखो। कहां देखोगे तो सर पिछली क्लास में टेबल बनाया था। देखो ये टेबल देखो, दिख रहा है टेबल? इसमें Yes, देखो sir. ग्रुप नंबर 13, 14, 15 पर कौन है? बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फैमिली। इसमें 6s2 के एलिमेंट कौन है? 6s2 वाले, 6s2 वाले हैं ये 81, 82, 83। हाँ। अब इसमें देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, +1, +4, +5, +3, +4, +5 किसी में भी स्टेबल नहीं है। टेलुरियम में +1 स्टेबल था, बिस्मिथ में +3 स्टेबल था, लेड में +2 स्टेबल था। ये मैंने बोला था, इसका लॉजिक बाद में बताऊंगा। इसका लॉजिक क्या देते हैं हम लोग? इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आती है बात? यस सर। यस सर। अब ये आया कहां से, इसको मैं रफली बता देता हूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट से हम सर कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपने क्या बोल दिया। तो देखो मैं टेलुरियम का एग्जांपल लेता हूं, टेलुरियम का है ना। मैं इसको मिटा दूंगा लिखने के बाद, तो जिसको नोट करना है वो नोट कर लेना। इसको मैं मिटा दूंगा लिखने के बाद, रफली बता रहा हूं। टेलुरियम का एग्जांपल लिया तो टेलुरियम क्या होता है? 6s2 6p1 ऐसा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बस ये एक ही बॉन्ड बना पाता है। मतलब जैसे एक बॉन्ड इसने बनाया क्लोरीन के साथ, सपोज कर दो TlCl हो गया, है ना, एक ही बॉन्ड बना पाएगा। बट अगर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता तो 3 बॉन्ड बना लेता, तो क्या होता? TlCl3। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका? +1। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका? +3। मतलब टेलुरियम का ना? हाँ टेलुरियम का ही। क्लोरीन का तो -1 है ना, Cl तो -1 में होता है, बताया था मैंने मोल कॉन्सेप्ट में। हाँ सर, हाँ। तो टेलुरियम एक में +1 में, एक में +3 में है। तो नीचे वाली चीज तो होती नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो स्टेबल कौन सा है? +1। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल नहीं है। स्टेबल कौन है? +1। समझ गए? तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम हो जाता है नीचे जाने पर। क्यों? क्योंकि 6s2 के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। समझ में आती है बात? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं मिटा देता हूं इसको। अब देखो मैं एक टेबल से एक बार और है ना अच्छे से लिख देता हूं, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि हम लोग कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि थ्योरी थोड़ी कम थी इसलिए हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है? अरे रे 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 रे, अच्छा ऐसा भी हो जाता है क्या इसमें? ये फीचर भी है, मैंने तो आज ही पता चला मेरे को। चलिए देखो अब इसमें क्या है अपना, इधर ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 14 और 15, तीनों ग्रुप के बारे में हम लोग बात करते हैं। इधर ग्रुप 13, इधर 14, इधर 15। अब ग्रुप नंबर 13 में कौन है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ऐसे ही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। देखो पीरियोडिक टेबल टिप्स पे याद कर लो, क्योंकि तुम टेस्ट दोगे तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगी। तो अभी तो घर से टेस्ट दे रहे हो तुम, है ना, चीटिंग कर सकते हो, एक बार पीरियोडिक टेबल पे नजर मार ली
बट जब मेन एग्जाम आएगा तब पीरियोडिक टेबल देखने को नहीं मिलेगी, और उस टाइम पर फिर अगर तुम्हें याद नहीं होगी तो अच्छे नहीं होगा वो, है ना। तो याद कर लो। देखो अगर ग्रुप नंबर 13 में बोले तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, 14 में हाईएस्ट होता है +4, 15 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5। हाईएस्ट के बाद अगर सेकंड हाईएस्ट देखें तो +1 +1 के बाद +2 आएगा इसमें, +1 सर दिख नहीं रहा क्लियर, +2 क्लियर नहीं दिख रहा, अंदर रेड कलर से। दिखना चाहिए यार, इतने सालों से रेड कलर से पढ़ा रहे हैं, इतने सालों से मतलब इतने महीने से रेड कलर क्लियर नहीं दिख रहा क्या बिल्कुल भी? आई थिंक रेड तो सबसे ज्यादा विजिबल होना चाहिए। हाँ ज्यादा डार्क है। हाँ सर। चलिए अभी तुम ही बता दो कौन सा कलर से लिखे। येलो। ऑरेंज येलो अच्छा तो है। ये देखो इसका हाईएस्ट है +3, इसका +4, ये तो दिख रहा है। हाँ सर ये क्लियर है। हाईएस्ट +1 +3 +4 +5, हाईएस्ट के बाद सेकंड हाईएस्ट होता है ये +1 +2 +3, हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट लिख दिए। तो टेलुरियम +1 में स्टेबल है, लेड +2 में स्टेबल है, बिस्मिथ +3 में स्टेबल है, ठीक है। और इसमें देखो कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर में मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना, कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर भी मैं बताता हूँ। जैसे मैं तुमसे पूछूं गैलियम 3+, इंडियम 3+ और टेलुरियम 3+, इनमें स्टेबल कौन होगा सबसे ज्यादा? गैलियम 3+। गैलियम 3+ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और टेलुरियम सबसे कम, क्योंकि स्टेटमेंट ही यही है, ऊपर से नीचे जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम होता है, और ग्रुप नंबर 13 में हायर वाला +3 ही है। अगर मैं तुमसे पूछूं गैलियम +1, इंडियम +1 और टेलुरियम +1 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? टेलुरियम सबसे ज्यादा स्टेबल है। ऑब्वियसली अगर ऊपर से नीचे जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो लोअर का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं तुमसे पूछूं क्या वो सेकंड वाला नहीं समझा। अरे टेलुरियम का +3 कम स्टेबल है, मतलब +1 ज्यादा स्टेबल होगा ना, इसलिए टेलुरियम का +1 ज्यादा स्टेबल है। मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है तो लोअर का इंक्रीज होगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हाईएस्ट, लोअर मतलब सेकंड हाईएस्ट। तो +1 का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, +3 का स्टेबिलिटी कम होगा। जैसे सपोज करो मैं ऐसा लिखवाऊं तुम्हें, आर्सेनिक +3, लेड एंटीमोनी +3 और बिस्मिथ +3, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बिस्मिथ। बिस्मिथ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ग्रुप नंबर 15 में आते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ग्रुप नंबर 15 में +3 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऊपर से नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, हायर का तो घटता है, लोअर का बढ़ेगा। ऐसे अगर मैं ऐसे लिखूं आर्सेनिक +5, आर्सेनिक का। समझ गए? यस सर। ठीक है। अब है ना मैं नोट डाल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़ना। फैक्चुअल पॉइंट से हमें टिप्स पर याद होने चाहिए, क्योंकि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें टिप्स पर वो पॉइंट्स याद होने चाहिए। चलिए पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज compounds like TLF3, TL2O3, TLI3, PbF4, PbCl4, BiF5, NaBiO3 एग्जिस्ट। देखो इन सारे कंपाउंड में अगर टेलुरियम है तो वो +3 में है, लेड है तो वो +4 में है, बिस्मिथ है तो वो +5 में है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था उनके लिए अनस्टेबल होता है, बट फिर भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं।
क्योंकि मैंने बोला था अगर सामने बहुत ही रिगरस रिएजेंट आ गया तो रिएक्शन कर लेगा। समझ गए? यस सर। while Pb I4 Pb Br4 Bi I5 Bi Br5 Bi Cl5 डोंट एग्जिस्ट ना, ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो कौन से एग्जिस्ट करे कौन से नहीं, इसको हमेशा याद रखें, क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे से, है ना, तो याद रखें इसको। नेक्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी थोड़ा बहुत देखा था, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट है आयनाइजेशन एनर्जी, क्वेश्चंस आते हैं इससे पीरियोडिक टेबल में। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब बताया था मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में? कोई तो पन्ने पलट रहा है। So energy needed to मतलब सिंपल सा फंडा मैं बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन कि एनर्जी, मिनिमम एनर्जी हमें कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे भेजने के लिए, मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिमूव करने के लिए, यही था। बोलो। तो वो yes sir. ग्राउंड स्टेट से यस होगा ना? सर। हाँ सर। हाँ वही बात है, तो मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर भी हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove most loosely bound electron। most loosely bound electron कौन सा होगा बताओ? सर जो आउटर मोस्ट शेल में होगा। आउटर मोस्ट शेल में होगा वही मोस्ट लूजली बाउंड होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, तो उस पर न्यूक्लियस का सबसे कम अट्रैक्शन लगेगा, तो मोस्ट लूजली बाउंड होगा। तो उसको उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है वही हमारा क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने क्या लिखा आयनाइजेशन एनर्जी में, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस एटम से रिमूव करना है, इस बात को ध्यान रखना। मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है एटॉमिक फॉर्म में गैसियस है, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी 1। ये भाई फर्स्ट बार इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो यही हमारा आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअल में। बट फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी 2, 3 इनके बारे में भी बात होती रहती है कभी कभी, ये क्या क्या होता है। तो हम बोलते हैं अगर E+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो E2+ बन जाएगा, 2+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो E3+ बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं IE2, इसको बोलते हैं IE3। अगर 3 से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4 बन जाएगा, इसको बोलते हैं IE4। तो देखो ये प्रोसेस चलता जाएगा, इधर अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, दिस इज प्लस एन इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोसेस चलता जाएगा ऐसे। तो मुझे बताओ, हम लोग टॉप टू बॉटम हम लोग जा रहे हैं, है ना, तो क्या होगा यहाँ पर Z इफेक्टिव। पहले तो मुझे एक चीज बताओ ना, मुझे बताओ Z इफेक्टिव का ऑर्डर क्या है इसमें, अपना E3+, E2+, E+ और E। Z इफेक्टिव घट रहा है बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? अब घट बढ़ रहा रहा है। है। मतलब सबसे कम E का ऐसा, सबसे ज्यादा ई का है। सबसे ज्यादा नहीं E सर, का नहीं है, सर, सबसे कम। सबसे कम क्यों? पॉजिटिव में है ना। ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ एक्चुअल आंसर तो ये, कोई एक्सप्लेन करेगा? मैं बोलता हूं क्या
कि अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो P/E रेशो बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली देखो मैं बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, सॉरी घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। क्यों? क्योंकि देखो E लो चाहे E प्लस लो चाहे E2 प्लस लो चाहे E3 प्लस लो, सभी में प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम है। सही बात है, प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम है। यस सर। बट E से E प्लस गए, E2 प्लस गए, E3 प्लस, E4 प्लस, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता जा रहा है क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जा रहे हैं। तो E में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा E में है तो P/E रेशो कम होगा। P/E रेशो कम होने का मतलब Z इफेक्टिव कम होगा। कम, Z इफेक्टिव कम होगा। तो Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा E का सबसे कम है, Z इफेक्टिव E प्लस का उससे ज्यादा, E2 प्लस का उससे ज्यादा, E3 प्लस का उससे ज्यादा। तो मुझे बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? किससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? E से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है या E प्लस से निकालना मुश्किल है, E2 प्लस से, E3 प्लस से? E3 प्लस से मुश्किल है। तो हम बोलेंगे कि E से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी है और जैसे जैसे कैटायनिक चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्यों, चलो बताओ क्यों? Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा ना। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ज्यादा ये अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। अच्छा ठीक है, बात तो सही बोली है। हम बोलेंगे कि देखो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, E से ज्यादा E प्लस में Z इफेक्टिव है, फिर E2 प्लस में उससे ज्यादा, E3 प्लस में उससे ज्यादा है, तो Z इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ज्यादा उसको निकालना मुश्किल होगा। हाँ बोलो। सर वो जो आपने आयनाइजेशन एनर्जी लिखा है उसका डायरेक्शन सबसे ज्यादा एनर्जी तो E3 प्लस को लगेगा ना? गलत लिख दिया मैंने ना, मैं वही देख रहा था, मैंने ना उल्टा क्यों लिख दिया, ऐसा होगा। ठीक है, हाँ सर। तो हम बोलते हैं क्या कि जो Z इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के। Z इफेक्टिव इतना ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा। इतनी बात समझ आती है? यस सर। हाँ सर। तो मैं ऐसा भी लिख देता हूं क्या, फॉर एन एटम successive ionization energy increases because of increase in Z effective। मैं बोलता हूँ सक्सेसिवली आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, मतलब I1 सबसे कम, I2 उससे ज्यादा, I3 उससे ज्यादा, I4 उससे ज्यादा। मतलब एक एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा निकालना मुश्किल है, तीसरा निकालना और मुश्किल है, चौथा निकालना और मुश्किल है, पांचवा निकालना और मुश्किल है। एक ही एटम के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयनाइजेशन एनर्जी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन, ऐसा लिखते हैं द प्रोसेस of ionization is always endothermic। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, मतलब कभी भी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी को देना, तो हमेशा एनर्जी देनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। आयनाइजेशन करवाना है तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज
Z इफेक्टिव, जो हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम होगा। फर्स्ट फैक्टर इज दिस। सेकंड फैक्टर इज साइज। साइज में क्या बोलोगे? साइज ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? सर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन ज्यादा होगा ना? हाँ तो वही तो लिखा है आयनाइजेशन। अरे हाँ, इस चीज में कंफ्यूज होते हो, सही बात है। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, आयनाइजेशन ज्यादा का नहीं, आई मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। देखो मैं ना क्या करता हूं, रुको एक, इसको रब करना में कि मेरा मन नहीं है। हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ ना, एक नोट डाल के लिख देता हूँ, ये नोट पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है ना। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। सही बात रहा, तुमने मेरे को याद दिला दी। क्या है? मोर आयोनाइजेशन। देखो एक और देता हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट इज आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो केमिस्ट्री में दो चीजें होती है, या तो एनर्जी पॉजिटिव होगी या एनर्जी नेगेटिव होगी। एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है और एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है? बोलो। एनर्जी पॉजिटिव होगी तो देखो देनी ये रूल पड़ेगी सिर्फ एनर्जी। ये रूल सिर्फ केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है, फिजिक्स में कभी कभी उल्टे हो जाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एनर्जी रिक्वायर्ड है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी क्या लिखेंगे? बोलो। 130 एनर्जी रिलीज, है ना। एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। और मैंने लिखा आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब एनर्जी हमेशा क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिख रहा हूं, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। देखो जितना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल है। ऑब्वियस सी बात है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा मतलब हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तभी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। बोलो। यस सर। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं मोर आयनाइजेशन एनर्जी मींस डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट, लेस आयनाइजेशन एनर्जी मींस इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है? इजी है। समझ गए? अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा? Z इफेक्टिव के। Z इफेक्टिव ज्यादा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, मतलब किसी एटम का Z इफेक्टिव ज्यादा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या हार्ड है? हार्ड। हार्ड होगा। हार्ड है, ऑब्वियसली हार्ड ही होगा। Z इफेक्टिव ज्यादा मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको तो रिमूव करना हार्ड ही है ना। साइज, साइज से कैसे देखेंगे? जेड का मतलब क्या है? अबे कौन बोल रहा है ये? जेड का मतलब क्या है? कहां से उठ के आए हो? सर साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। सर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। मतलब मैं बोल रहा हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऑब्वियसली किसी एटम का साइज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी
कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। साइज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, मतलब साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना हार्ड है या इजी फिर इजी है? इजी क्यों? तो साइज बढ़ गया ना। साइज हाँ बढ़ सर, गया तो क्यों क्यों ये तो बताओ, साइज बेनिफिट। बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस। देखो हम ऐसा बोलते हैं कि साइज बढ़ गया तो मेरा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया है, न्यूक्लियस से दूर चला गया तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया, तो इजी होगा निकालना। समझे बात को? हाँ सर। थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट पे स्टार मार्क किया है, हाफ फिल्ड एंड fully filled configuration are relatively more stable। क्या ये चीज मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं यस सर। कि भाई हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, देयरफॉर सर ये सिर्फ डी आयनाइज, ब्लॉक के लिए है ना? नहीं डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक सभी में चलेगा, फुली फील्ड और हाफ फील्ड। एस में सिर्फ फुली फील्ड कंसीडर करते हैं, एस में हाफ नहीं करते। और D5, D10, P3, P6 है ना, मैं इसको लिख भी देता हूँ, तुम्हें वापस से टेंशन हो गई तो। तुम्हारा इस संडे टेस्ट थोड़ी है, अच्छा इस संडे तुम फ्री हो ना? हाँ सर। हाँ सर। कोई लेक्चर है तुम्हारा? सर अभी तक तो नहीं है सर, टाइम टेबल नहीं आया। टाइम टेबल रुको मैं देख के बता देता हूँ, मेरे पास तुम्हारा टाइम टेबल है ना। कौन सा बैच है तुम्हारा? AP2। AP2 ना, हाँ AP2 में आज केमिस्ट्री मैथ्स है, कल कोई लेक्चर नहीं है, परसों मैथ्स फिजिक्स, फिर थर्सडे कोई लेक्चर नहीं, फिर मैथ्स फिजिक्स, फिर सैटरडे को केमिस्ट्री मैथ्स, संडे तुम फ्री हो, कोई लेक्चर नहीं है तुम्हारा। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था अगर अभी तो मैं मतलब ऐसा मैंने सोचा है, संडे तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं है, अगर तुम्हारा संडे बिल्कुल फ्री रहता है तो मुझे बता देना सैटरडे तक, तो संडे को हम लोग एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखेंगे, ठीक है? ओके सर। और सर कितने बजे? अभी पता नहीं ना यार, मैंने भी नहीं सोचा है, संडे तक का पता नहीं रहता, प्लान बन जाए कुछ मेरा कहीं जाने का, तो मतलब अभी 100% नहीं है, 90% ही है, मतलब मैं बता दूंगा, तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर लेक्चर रखा जाएगा तो मॉर्निंग में 9 से 11 बजे के आसपास ही रखा जाएगा, ओके सर। या फिर मतलब मैं बता दूंगा तुम्हें ना। अब देखो मैंने लिखा है हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, कौन कौन से? S2, D10, D5, P6, P3 टाइप के है ना। तो इसमें मैं क्या लिख रहा हूं, तो उससे क्या होगा, मैं बोलूंगा therefore ionization energy of the half filled and fully filled configuration are relatively higher। क्यों है ऐसा, हायर क्यों है बोलो? वो स्टेबल होता है ना इसलिए। देखो अगर मान लो कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और तुम्हें बोला है कि उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, मतलब आयनाइजेशन करना है तो इलेक्ट्रॉन तो रिमूव करना ही पड़ेगा। तो कोई मुझे बोले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, तो हम बोलेंगे रिमूव तो कर देंगे बट एनर्जी ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल होगा तो रिलेटिवली हायर होगा। फोर्थ पॉइंट हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, देखो स्टार्टिंग के थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट स्टार्टिंग के तीनों इंपॉर्टेंट है ना, थर्ड तो थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं अगर शेल नंबर सेम हो तो NN लिख दिया, जैसे 6S 6P 6D 6F, शेल नंबर सेम होना चाहिए। और ऐसा भी लिख देते हैं अदर फैक्टर्स आर सेम, अदर फैक्टर्स को भी हम लोग सेम कंसीडर कर रहे हैं, तो NS से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है NF के कंपैरिजन में। क्यों?
जेड इफेक्टिव कम होता हम बोलते हैं जो एस होता है वो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होता है ना। ये चीज मैंने पहले भी बताई है कि एस वाला न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, फिर पी वाला थोड़ा दूर, डी वाला और दूर, और एफ वाला न्यूक्लियस के और ज्यादा दूर होता है। तभी तो बोलते हैं एफ की शील्डिंग पुअर होती है। ठीक है, समझ में आती है बात? यस सर। अब हम लोग बोलते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड कैसा है? सबसे पहले बात करें अगर हम लोग अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड हम लोग बोलेंगे तो हम बोलेंगे इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। क्योंकि हम अभी तक तुम्हें दो ऑर्डर में बता चुका हूं, रेडियस बता चुका हूं, जेड इफेक्टिव बता चुका हूं, तो आयनाइजेशन एनर्जी गैस करो। सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, वाई? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा ना। हम बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऐसा लिखते हैं, बिकॉज जेड इफेक्टिव ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउन द ग्रुप अगर हम लोग बात करें तो डाउन द ग्रुप हम लोग क्या बोलते हैं? इन ए ग्रुप, डिक्रीज। इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम बात करें तो हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ये चीज याद रखनी, इंक्रीजेस और ये डिक्रीजेस। क्यों है ऐसा? साइज बढ़ता है। हम बोलते हैं बिकॉज जेड इफेक्टिव तो अप्रॉक्स सेम है, तो ठीक है कोई बात नहीं, जेड इफेक्टिव अप्रॉक्स सेम है तो क्या हुआ? बट साइज इंक्रीज। ठीक है, जेड इफेक्टिव सेम है बट साइज बढ़ता है, तो हमारे साथ ऐसा होता है। समझ आती है इतनी बात? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं एक सेकंड रुकिए। तुम्हारे को मैंने शीट सेंड किया था क्या? नहीं सर। नहीं सर। शीट सेंड नहीं किया इसका पीरियोडिक टेबल का? नहीं सर। नो सर। नो सर। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं ना शीट सेंड कर देता हूँ पहले तुम्हें। AP2 कहाँ गया? किधर है यार? ये रहा। मैंने तुम्हें शीट सेंड कर दी है। देखो, एक तो हमारा होमवर्क वो तो पहले दे ही दिया था। कौन सा? नया होमवर्क में लिख देता हूँ फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार थ्योरी रिवाइज करते रहे, मैं तुम्हें वापस से बोल रहा हूँ, थ्योरी रिवाइज करना, नोट्स पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स को पढ़ते रहे, नोट्स को रिवाइज करते रहे। हमें क्या करना है? एक्सरसाइज 1 बोथ पार्ट, एक्सरसाइज 1 बोथ पार्ट, सेक्शन ABC। ठीक है, तो ये करके लेके आए होमवर्क, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। चलिए फिर, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू ऑल। थैंक यू बाय सर। सर। बाय सर।